नमस्कार, आप देख रहे हैं NOI 24 हिंदी चैनल। इस बुलेटिन में हम जानेंगे देश दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज और सबसे पहले खबरें। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली और अहम खबर की तरफ। मेलबर्न में पीएम नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई अहम समझौते भी हुए। 30,000 से ज्यादा भारतीयों को किया गया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय समुदाय के एक विशाल कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें करीब 30,000 से अधिक भारतीय मूल के लोग शामिल हुए। अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय संस्कृति, लोकतंत्र और वैश्विक स्तर पर भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि दुनिया में कभी भी भारतीय जाते हैं, वहां प्रेम, विश्वास और विकास का संदेश लेकर जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया की मजबूत साझेदारी की प्रशंसा भी की है। इस दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया ने साइबर सुरक्षा, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन, स्वच्छ ऊर्जा सहयोग और क्रिटिकल मिनरल, ग्रीन हाइड्रोजन निवेश जैसे कई रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने, व्यापार को बढ़ाने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझा सहयोग जताने पर संकल्प भी लिया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ यूरेनियम निर्यात, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। कोलकाता हाईकोर्ट से टीएमसी को बड़ी राहत मिली है। शर्तों के साथ फ्रीज बैंक खातों के इस्तेमाल को मिली अनुमति। कोलकाता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी को बड़ी राहत देते हुए उनके फ्रीज किए गए 3 बैंक खातों से रोजमर्रा के आवश्यक खर्च के लिए सशर्त अनुमति दे दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पार्टी केवल दैनिक प्रशासनिक और संगठनात्मक खर्च ही कर सकेगी। इसके लिए हाईकोर्ट ने एक स्पेशल ऑफिसर की निगरानी तय की है, जिसकी देखरेख में खातों से धन निकाला जाएगा और खर्च किया जाएगा। यह मामला तब सामने आया जब टीएमसी के 3 बैंक खातों को शिकायतों और चल रही जांच के अधीन फ्रीज कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक खातों को पूरी तरह संचालित करने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन पार्टी को नियमित कामकाज को प्रभावित ना हो, इसके लिए उन्हें सीमित राहत प्रदान कर दी गई है। अदालत ने साफ किया कि किसी भी बड़े वित्तीय लेन देन या फिर असाधारण भुगतान की अनुमति नहीं होगी। सभी खर्च न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी की निगरानी में ही होंगे। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर दान चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों से नकदी, सोना और गहने, इसके अलावा कार भी बरामद हुई है। अयोध्या में राम मंदिर दान चोरी मामले में बड़ी जांच से एक खुलासा हुआ। पुलिस और एसआईटी की पूछताछ के दौरान आरोपियों के कब्जे से नकदी, सोने के आभूषण व अन्य कीमती सामान, एक कार भी बरामद की गई। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपियों ने मंदिर की दान राशि का इस्तेमाल निजी ऐशो आराम, शादी ब्याह के खर्च और महंगी संपत्तियां खरीदने में किया है। अब तक करोड़ों रुपए के गबन की जांच जारी है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है कि चोरी की पूरी रकम कहां-कहां खर्च की गई है। पूछताछ के दौरान आरोपियों से कई अहम जानकारियां भी मिली हैं, जिसके आधार पर लगातार छापेमारी की जा रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि अभी और नकदी, कीमती सामान बरामद हो सकता है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की करतूत के आधार पर पूरे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बदनाम करना उचित नहीं है। एसआईटी ने दान संग्रह और गिनती की प्रक्रिया में कई गंभीर खामियां भी उजागर की हैं, जिन्हें सुधारने के लिए नई व्यवस्था तैयार की जा रही है। अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां ममता बनर्जी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा। टीएमसी के 3 पूर्व राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए। बंगाल की राजनीति में फिर से हलचल मच गई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में गुरुवार को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जब तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के 3 पूर्व राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव, सुखेदु शेखर राय और प्रकाश चिक औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तीनों नेताओं ने कुछ सप्ताह पहले ही टीएमसी और राज्यसभा से इस्तीफा दिया था। उसके भाजपा में शामिल होने को ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे पार्टी में जारी अंदरूनी असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी के भीतर बगावत और राजनीतिक उठक पटक चल रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इन नेताओं के भाजपा में जाने से राज्य में भाजपा की स्थिति और मजबूत होगी, जबकि टीएमसी को संगठनात्मक और राजनीतिक स्तर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। आने वाले राज्यसभा उपचुनाव और भविष्य की राजनीति पर भी इस घटनाक्रम का असर देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। दिल्ली लखनऊ अग्निकांड पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त नोटिस, निकायों को दिया अल्टीमेटम, फायर सेफ्टी में लापरवाही पर मांगा जवाब। दिल्ली और लखनऊ में हाल ही में हुए भीषण अग्निकांडों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए देश भर की नगर निकायों और संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि बार-बार आग की घटनाएं होना और बड़ी संख्या में लोगों की जान जाना प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर संकेत है। अदालत ने संबोधित करते हुए एजेंसियों से पूछा कि फायर सेफ्टी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं और भविष्य में ऐसी
ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उन्होंने योजना बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सार्वजनिक इमारतों, कोचिंग सेंटरों, अस्पतालों, मॉल या अन्य भीड़ वाले स्थानों पर फायर सेफ्टी मानकों का सख्ती से पालन नहीं किया गया तो जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ जवाबदेही तय की जाएगी। कोर्ट ने समयबद्ध कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश देते हुए कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस मामले में कभी भी किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं मानसून की। तो देश भर में मानसून का कहर मचा हुआ है। बाढ़, लैंडस्लाइडिंग और हादसों से कई राज्यों में तबाही मचाई हुई है। जनजीवन भी पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। जानते हैं पूरी खबर इस बुलेटिन। देश भर में मानसून ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल, केरल व अन्य कई राज्यों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बाढ़, लैंडस्लाइडिंग, इमारतें ढहना, बिजली गिरने जैसी घटनाओं ने लोगों की जान ले ली है। कई इलाकों में सड़कें जो है जलमग्न हो गई हैं, यातायात ठप पड़ गया, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पहाड़ी राज्यों की अगर बात की जाए तो लैंडस्लाइडिंग के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गए हैं, जबकि नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की माने तो कई राज्यों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए अगले कुछ दिनों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, सतर्क रहने की अपील की है। राहत व बचाव दल लगातार प्रभावित इलाकों में अभियान चला रहे हैं और सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। अब बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे की। ऑस्ट्रेलिया में गरजे पीएम नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र। बोले, आतंकियों के ठिकानों पर हमलों की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी है। अमेरिका के मेलबोर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटता। उन्होंने कहा कि जब भारतीय सेना ने आतंकवादियों ठिकानों पर कार्रवाई की तो उन धमाकों की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी है। पीएम मोदी ने कहा कि नया भारत आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देने में समक्ष है। देश की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। यह बयान उनके संबोधन का मुख्य आकर्षण रहा है। अपने भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय की भी जमकर सराहना की। कहा, दुनिया के हर कोने में बसे भारतीय भारत की संस्कृति, लोकतंत्र और विकास की पहचान को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के बीच में रक्षा, व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा, तकनीकी सहयोग और मजबूत करने पर जोर दिया गया। इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी भी वहां मौजूद रहे। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने पर सहमति बनी है। अगली बड़ी खबर यूरोप से आ रही है, जहां यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत में मानसून से राहत है। मौसम का बदला मिजाज बना हुआ है चर्चा का विषय। जानते हैं पूरी खबर इस बुलेटिन में। यूरोप इन दिनों भीषण और रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव की चपेट में है। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन समेत कई देशों में तापमान जो है 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। पश्चिमी यूरोप ने अपने इतिहास का सबसे गर्म जून का महीना दर्ज किया, जबकि गर्मी के कारण हजारों लोगों की मौत, जंगलों में आग, बिजली संकट और जनजीवन पर गंभीर असर देखने को मिला है। कई देशों में तो स्कूल भी बंद करने पड़े हैं और स्वास्थ्य एजेंसियों ने बुजुर्गों और बच्चों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। वहीं दूसरी ओर अगर भारत की बात की जाए तो भारत में तस्वीर बिल्कुल अलग है। देश के अधिकांश हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है, जिससे लगातार बारिश हो रही है और कई राज्यों में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि भारी बारिश के कारण कुछ इलाकों में बाढ़, लैंडस्लाइडिंग और जल भराव जैसी समस्याएं भी सामने आ रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यूरोप में जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है, जबकि भारत में मानसून बारिश में तापमान को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। अगली बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां सरकार द्वारा 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। लाखों परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन का लाभ। बिहार सरकार ने राज्य के जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। सरकार ने करीब 1 करोड़ नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सस्ते और मुफ्त राशन का लाभ मिल सके। इसके लिए सभी जिलों में आवेदन लेने और पात्रता की जांच का काम तेज कर दिया गया। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र परिवार राशन योजना के लाभ से वंचित न रहे। नया राशन कार्ड बनवाने के इच्छुक लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, परिवार के सदस्यों का विवरण, निवास प्रमाण पत्र, आय संबंधी दस्तावेज और अन्य जरूरी प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। आवेदन के सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने वाले परिवारों के राशन कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस अभियान से लाखों नए लाभार्थियों को सुविधा मिलेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का दायरा और मजबूत होगा।
वहीं दूसरी तरफ पंचायत समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने उठाए स्थानीय समस्याओं के मुद्दे, विकास कार्यों में तेजी लाने की मांग की गई। बिहार के गया जिले में आयोजित पंचायत समिति की बैठक में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने सड़क, पेयजल, बिजली, जल निकासी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी कई समस्याएं उठाई हैं। बैठक के दौरान विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों ने कहा कि कई विकास योजनाएं लंबे समय से अधूरी पड़ी हैं, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें अधिकारियों से लंबित कार्यों को जल्दी पूरा कराने, योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की मांग की है। बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने, सरकारी योजनाओं के लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने और विकास कार्यों की पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया। अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों की मांग पर अवश्य कार्रवाई का भरोसा देते हुए विभागों को समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों की समीक्षा करके उन्हें समय पर उसका समाधान देना है। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां अयोध्या को सीएम योगी की बड़ी सौगात, 100 से अधिक विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या दौरे पर रहेंगे, जहां वो 100 से अधिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस परियोजनाओं में सड़क, पेयजल, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर विकास और धार्मिक अवसंरचना से जुड़े कई अहम कार्य शामिल होंगे। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से अयोध्या में आधुनिक सुविधाओं का विकास होगा। रामनगरी को विश्व स्तरीय धार्मिक व पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में ये अहम कदम उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी इस दौरान विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, सहायता भी वितरित करेंगे और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। राज्य सरकार का दावा है कि राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में आधारभूत ढांचे को तेजी से मजबूत किया जा रहा है, जिससे पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सके। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर दान विवाद पर अखिलेश यादव ने उठाए तीखे सवाल, कहा सिर्फ इस्तीफे नहीं, पूरे ट्रस्ट की हो जांच। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मंदिर दान राशि के कथित गड़बड़ी के मामले को लेकर योगी सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कुछ लोगों के इस्तीफे से मामला खत्म नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और वित्तीय लेन देन की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अखिलेश ने सवाल उठाया कि यदि करोड़ों रुपए के दान में अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं, तो केवल कुछ व्यक्तियों को जिम्मेवार ठहराना सही नहीं है। अखिलेश ने मांग की है कि मामले की पूरी जांच पारदर्शिता के साथ करवाई जाए। दोषी चाहे किसी भी पद का हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एसआईटी जांच में करीब 150 लोगों में से सिर्फ 8 के खिलाफ ही ठोस सबूत मिले हैं। कुछ लोगों की कथित करतूत के आधार पर पूरे ट्रस्ट और अयोध्या की छवि को खराब करना उचित नहीं है। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। रुक करते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। पेट्रोल 102 रुपए नहीं बल्कि 80 रुपए प्रति लीटर होना चाहिए, केंद्र पर केजरीवाल का बड़ा हमला। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन इसका फायदा देश के लोगों को नहीं दिया जा रहा। केजरीवाल ने कहा कि पेट्रोल की कीमत 102 रुपए की बजाय 85 रुपए प्रति लीटर होनी चाहिए, जबकि डीजल के दाम भी कम किए जाने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार तेल की कंपनियों को अनुचित मुनाफा कमाने की अनुमति दे रही है। केजरीवाल ने कहा कि यदि पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए जाए तो महंगाई पर भी असर पड़ेगा, आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं केंद्र सरकार की ओर से पहले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान सरकारी तेल कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए फिलहाल खुदरा ईंधन कीमतों में कटौती की संभावना कम है। रुक करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर का। भारत के आईबीजी से पाकिस्तान में बड़ी चिंता, पाक रक्षा विशेषज्ञ ने आसिम मुनीर को दी रणनीति बदलने की सलाह। भारत द्वारा इंटीग्रेट बैटल ग्रुप की तैनाती और विस्तार के बाद पाकिस्तान में इसकी सैन्य क्षमता को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ ने सेना प्रमुख आसिम मुनीर को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत की नई सैन्य संरचना पारंपरिक सेना की तुलना में अधिक तेज, लचीली और कम समय में कार्रवाई करने में सक्षम है। उनका कहना है कि पाकिस्तान को भी अपनी सैन्य रणनीति और संगठनात्मक ढांचे में बदलाव करना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। रिपोर्ट के अनुसार भारत सेना के आईबीजी यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप लगभग 5000 सैनिकों वाली आत्मनिर्भर लड़ाकू इकाइयां हैं, जिसमें पैदल सेना, टैंक, तोपखाना, इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसी आवश्यक क्षमताएं तक एक ही कमांड के तहत शामिल होती हैं। इसका उद्देश्य
सीमावर्ती क्षेत्रों में कम समय में तैनाती, तेज प्रतिक्रिया देना है। हाल ही में भारतीय सेना ने चीन सीमा से जुड़े क्षेत्रों में नई आईबीजी इकाइयों का गठन पूरा किया है। इसी सेना बदलाव को लेकर पाकिस्तान में रणनीतिक स्तर पर चिंता जताई जा रही है। अब बात करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की। पंजाब के बाद हरियाणा की कांग्रेस में भी बड़ी अंदरूनी कलेश देखने को मिल रहा है। हुड्डा और सुरजेवाला खेमे के बीच तानातानी तेज हो गई है। हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी खुलकर सामने आती दिख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के समर्थकों के बीच मतभेद की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हाल ही के दिनों में दोनों नेताओं के अलग अलग कार्यक्रमों, बयानों और संगठनात्मक गतिविधियों ने पार्टी के भीतर खींचातान की अटकलों को और हवा दे दी है। इससे पहले भी प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व और संगठन को लेकर कई बार मतभेद सामने आ चुके हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी चुनावी तैयारियों के बीच कांग्रेस के लिए आंतरिक एकजुटता सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि पार्टी नेतृत्व लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि सभी नेता एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन लगातार सामने आ रहे घटनाक्रम गुटबाजी की चर्चाओं को और मजबूत कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि यदि कांग्रेस को हरियाणा में मजबूत प्रदर्शन करना है तो उससे पहले अपने संगठन के भीतर के मतभेद को दूर करना होगा। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद।